Hello guys, welcome back to my channel Edulon Education. Today we all are gonna do the chapter The Fundamental Unit of Life Cell. We are all gonna do these things in this chapter: definition, introduction, types of cell, characteristics of cell, structure of cell, and at last conclusion. Firstly, we have is the definition of cell. Moving towards our definition, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. ठीक है, हमें एक चीज पता है, सेल हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल होता है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. सेल को हम और भी चीज़ों से जानते हैं, अभी हम पढ़ते हैं उसको. हम सेल को सिर्फ एक नाम से नहीं जानते, हम सेल को बहुत नाम से जानते हैं. नाम नहीं, यानी उसके फंक्शंस के आधार पर. Cell is the structural unit of life. Cell is the fundamental unit of life. Cell is the basic unit of life. Cell is the building block of life. Building block समझते हैं? अभी समझ लेंगे हम लोग. Cell is the building block of life. Cell is the functional unit of our body. फंक्शनल. अब सेल को बेसिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी है. फंडामेंटल बिकॉज हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी है. अब स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? हम सेल को स्ट्रक्चरल एक ही कारण से बोलते हैं, और वो कारण है क्योंकि हमारा जो सेल है वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी का क्या बनाता है? स्ट्रक्चर. जैसे मैं बोलूँ, मेरे पास एक सेल था. मान लीजिए आपके पास एक बिल्कुल छोटा पीस था पेपर का. बहुत सारे पेपर्स को आपने जब टेप से जोड़ा, आपके पास स्क्वायर पीस आया पेपर का. जब आपने बहुत सारे स्क्वायर पीसेस ऑफ पेपर को जोड़ा, तब आपके पास A4 साइज ऑफ शीट आई. जब आपने दो A4 साइज शीट्स को जोड़ा, तब आपके पास A3 साइज शीट आई. ये क्या हो रहा है? हम आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं कि हाँ, इसमें ये करा वो हुआ, ये करा वो हुआ, ये करेंगे ये होगा, वो करेंगे ये होगा. तो सेल आए, यानी सबसे छोटा टुकड़ा पेपर का. फिर आए हमारे टिश्यू, यानी सेल्स की कलेक्शन क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा. टिश्यू के बाद आए हमारे ऑर्गन. टिश्यू के बाद आए हमारे ऑर्गन. ऑर्गन्स ने मिलके बनाया ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन ने मिलके क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम. एंड इससे बने हम. इससे बने हम, यानी सेल था, सेल ने मिलके टिश्यू बनाए, टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम से बने हम. सेल को बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक, फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल मेक्स अप आवर होल बॉडी. सेल हमारी पूरी बॉडी को बनाता है. अब सेल को फंक्शनल क्यों कहा जाता है? इसके पीछे अलग रीजन. क्योंकि अगर सेल फंक्शन करेगा, देन ओनली वी कैन बी अलाइव. सेल नहीं है, हम नहीं जिंदा है. लाइक इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ हार्ट, वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ब्रेन, दे ऑल आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज. और स्पेशलाइज्ड टिश्यू से मेरा कहना है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. Right, they're all, their smallest composing unit is cell only. Like if I talk about a organelle in cell named as mitochondria. जब माइटोकॉन्ड्रिया respiration करता है, then only our lungs are able to respire. That's why we are alive today. Otherwise we would have died. We would have died, right? Moving on, cell was first discovered by Robert Hooke in 1665 in a simple microscope. अब सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था, बनाया नहीं, खोजा था. अब इन्वेंशन और डिस्कवरी, इन दोनों में सबको कंफ्यूजन होती है. इन्वेंशन
एंड डिस्कवरी। अब इनमें क्या डिफरेंस है जी? इन्वेंशन का मतलब होता है कि हाँ हमने उस चीज को बनाया है, वी आर द इन्वेंटर ऑफ दैट थिंग। वो आज से पहले कभी नहीं थी, उसका एग्जिस्टेंस हम लाए हैं दुनिया में। और डिस्कवर्ड का मतलब होता है वो पहले से चीज थी, उसे किसी ने खोजा, उसे हम डिस्कवर्ड कहेंगे। तो सेल पहले से था, उसे खोजा गया था, इसीलिए डिस्कवर्ड आया। अगर मैं बोलूं एलईडी वाज इन्वेंटेड बाय डैश डैश, तो एलईडी को खोजा नहीं गया था, एलईडी पहले नहीं थी, पहले तो कैरोसिन लैंप्स थे। एलईडी को बनाया गया था, राइट। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन। पहले पीछे चलते हैं, देखते हैं 1665 साल था, 1665 वर्ष था, 1665 इंसान थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने खोजा था एक डेड सेल। क्या खोजा था भाई साहब जी ने? डेड सेल खोजा था। रॉबर्ट हुक जी कहते हैं कि वो एक पीस ऑफ कोर्क लेके आते हैं अपने घर के अंदर। वो क्या करते हैं, पेड़ की छाल का छोटा सा टुकड़ा जिसे हम कोर्क कहते हैं, क्या कहते हैं, CORK, CORK कोर्क अपने घर पर लेकर आते हैं और उसको बनाए हुए खुद के माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। खुद का उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके नीचे वो कोर्क को देखते हैं तो उन्हें टाइनी टाइनी हनीकॉम्स जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिनको वो टाइनी रूम के नाम से दर्शाते हैं। उन्हें क्या दिखते हैं? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर which seemed to be tiny room, and as in Latin language we call it a cell, that is why it was named cell. सेल की, सेल को, उसका सेल का, उस सेल का नाम कैसे मिला था? जब रॉबर्ट हुक जी ने देखा था, कॉक के पीस को ऑब्जर्व करा था माइक्रोस्कोप के अंडर, तो उन्हें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर लगा जो कि लिटिल रूम की तरह लगते थे, एंड उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में लिटिल रूम को सेल कहते थे, इसीलिए सेल का नाम सेल पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं तो 1674 के अंदर एवी ल्यूवेनहुक आए थे, एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक। उन्होंने डेवलप्ड माइक्रोस्कोप से डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पोन्ड वाटर। कुछ नहीं है, एवी ल्यूवेनहुक आए थे, साल था 1674, इंसान का नाम था एवी ल्यूवेनहुक। वो आए थे, उन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी थी। एंड कैसे? उन्होंने देखा जो हमारा पोन्ड है ना, उस पर हरा हरा कुछ तैर रहा होता है, तो उन्होंने क्या करा, उस हरे हरे को बड़े अच्छे से प्यार से उठाया, घर पर लेकर आए और माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करने पर उन्हें पता लगा, उन्होंने इसे नाम दिया क्या? लिविंग सेल्स। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जी आए, उन्होंने कहा न्यूक्लियस बताया। अभी हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में डेड सेल कहा था, तो ल्यूवेन हुक जी ने कहा रुको रॉबर्ट हुक जी मैं बताता हूँ। तो ल्यूवेन हुक जी ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी। फिर रॉबर्ट ब्राउन जी कहने लगे अरे तुमने तो सेल डिस्कवर करा, मैं सेल के अंदर की चीज़ डिस्कवर करूँगा। और रॉबर्ट ब्राउन जी ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था। फिर वो कहने लगे कि भाई तुमने तो न्यूक्लियस डिस्कवर करा है। पुरकिन जी कहने लगे 1839 में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म इस्तेमाल करी फॉर फ्लूइड सब्सटेंस। सेल में जो भी फ्लूइड सब्सटेंस है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा। और सेल थ्योरी was given by Scladden and Swan in the respective years 1838 and 1839। उन्होंने कहा रुको भाई हम तुम्हें और अच्छी बात बताते हैं, उसको सुनो। तो according to the cell theory proposed by Scladden and Swan, all the plants and animals are composed of cell। बेसिक सी बात है कि दुनिया में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो सब सेल्स की बनी है, एंड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे इसका रीज़न आ जाता है कि सेल को बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज composed ऑफ सेल्स। फिर इन 1855 हमारे पास रुडोल्फ वर्को जी आए। रुडोल्फ वर्को जी ने हमें कहा दैट हर एक सेल पुराने सेल से आता है। इसको उन्होंने अपनी भाषा में कहा था ऑम्यूनस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या कहा था? ऑम्यूनस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब है कि जो भी सेल्स हैं
वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। अब मैं कहना क्या चाहती हूँ, मान लीजिए एक सेल है, दिस इज अ zygote formed. After the fusion the zygote is formed, and what happens now, zygote बन गया तो क्या होता है, there is which type of cell division, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं, बिल्कुल इतना समझिए, सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन से अपने आप को क्या करता है, ग्रो करता है। फिर ये भी क्या करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है ना, ग्रो करते हैं। ये सेल कहाँ से आए, पिछले सेल से। ये सेल कहाँ से आया, इसके पिछले सेल से। ये कहाँ से आया, फ्यूजन से आया। तो दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। 1940, द ईयर वाज 1940, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करा गया ताकि और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझा जा सके। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। जो उनसे सेल का जैसा फंक्शन होता है उसकी शेप भी वैसी होती है। जैसे मान लो कनेक्टिव टिश्यू सेल है, मसल सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बोन सेल, कार्टिलेज सेल, लिवर सेल, देयर आर लॉट ऑफ सेल्स, heart cells, cardiac cells and all, right? Moving on to the types of cell, we have unicellular and multicellular. We have unicellular and multicellular organisms. These single cellular organisms such as amoeba, Cladionomus, Paramecium and bacteria are known as unicellular organisms. Unicellular, uni में एक word आ रहा है uni, uni का मतलब होता है सिंगल। सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ लेबर। नो यूटिलिटी ऑफ लेबर का मेरा मतलब है कि एक ही सेल है, एक ही सेल सारे काम करता है, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, respiration, all the work is performed by a single cell. But in multicellular organisms, multi means many, like us, we are made of many organisms. Liver cells, they have specific function, heart cells are the, brain cells are the, each and every cell it is having its own function. So the organisms consisting of many cells are known as multicellular organisms, यानी बहुत सारे cells का consist होकर जो बना है उसे हम multicellular organisms कहते हैं। And in multicellular organisms there is division of labor, यानी as there are different kinds of cells, so each and every cell it is having its own function. Moving on to the characteristics of cell, each living cell has the aptitude to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms। ये कहना चाहता है कि हर एक सेल के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि उसको जो उसका जो फंक्शन है वो उसको ढंग से कर सके ताकि जो भी लिविंग बीइंग है वो ढंग से रह सके। Each such cell has certain specific components within it known as cell organelles। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में इधर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर स्पेसिफिक स्पेसिफिक फंक्शंस। उसी तरह सेल में कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गन्स नहीं कहेंगे, सेल में कंपोनेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं और उन्हें हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। These organelles collectively constitute the basic unit of life known as cell। Like हमारी बॉडी को में क्या कॉन्स्टिट्यूशन है कि सारे ऑर्गन से मिलकर हमारी क्या बनी है, बॉडी बनी है। सिमिलरली सेल किसका कॉन्स्टिट्यूट होता है, ऑर्गेनेलीज का। Different types of cells have different function and each cell organelle performs a special function। मान लीजिए लिवर सेल है, इसका अलग फंक्शन है, हार्ट सेल है, इसका अलग फंक्शन है, ब्रेन सेल है, इसका अलग फंक्शन है। हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है और उसमें जो प्रेजेंट ऑर्गेनली होती है उसका भी अलग फंक्शन होता है। इसकी ऑर्गेनलीज का फंक्शन और इसकी ऑर्गेनलीज का फंक्शन ये सेम होगा, चाहे सेल का फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन हर एक सेल की जो ऑर्गेनली होती है उसका फंक्शन सेम होता है। All cells are found to have the same organelles irrespective of their different functions in the organisms they found है। क्या मतलब है कि सेल में जो ऑर्गेनली होती है, सारे सेल में जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं दे आर हैविंग अ कॉमन फंक्शन, बट सेल का फंक्शन अलग होता है। मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब बीच में ना हमारा एक टॉपिक रह गया और वो टॉपिक हल्का हल्का सा इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं, है का है।
एंड वो है मेरा प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में एक अक्षर आ रहा है प्रो। प्रो का मतलब होता है बहुत बड़ी, लेकिन इसकी नाम की तरह बिल्कुल ऑपोजिट है, ये बिल्कुल भी प्रो नहीं है। इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसके अंदर क्या है? undefined nuclear region is there in this. There is a single chromosome in this. It is very small. It is having a circular DNA. कैसा डीएनए होता है इसके पास? सर्कुलर डीएनए, एंड इस साइटोप्लाज्म में पड़ा है ऐसे ही आवारा घूमता रहता है, ठीक है। इसका ग्रोथ रेट फास्टर होता है। यूकैरियोटिक लार्ज होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। सिर्फ एक ऑर्गेनली मिलेगी, राइबोसोम्स। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक क्रोमोसोम से ज्यादा है। इसके अंदर लीनियर डीएनए होता है ना, जो हमने देखा है ऐसे 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 वाला डीएनए इस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो होता है, एंड ये स्लोली स्लोली डेवलप करता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आ जाता है टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द सेल। अभी तो हम पढ़ रहे हैं सेल का स्ट्रक्चर। आगे आगे जाके हमें पता लगेगा कि प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक परत होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ कुछ ही मटेरियल्स को अंदर आने देता है। कुछ गैसेस हैं जैसे CO2, O2, जो हमें पता है कि हाँ ये सेल के अंदर बाहर आती जाती हैं। so these are the gases जो आती हैं। तो it only allows certain materials to come out from the cell and enter inside the cell, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? selectively permeable membrane। ये सेल को क्या देता है? शेप देता है। क्योंकि बाहर होता है तो इस सेल को क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरी लिपिड्स और प्रोटीन्स के मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में ही एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो शायद मुझे लगता है आप लोगों को पता होनी चाहिए। उनसे शुरू करते हैं, चलिए, ठीक है। अच्छे से हम उन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे अब। वो टॉपिक्स पूछे जाते हैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है ऑस्मोसिस। क्या आता है? ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। किसका? वाटर का। सिर्फ वाटर की बात हो रही है। अब सेल के अंदर बाहर हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन को आने का हम ऑस्मोसिस कहेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक गिलास है, ये मेरे पास एक गिलास है, ये मेरे पास एक गिलास है। समझ आया? आई एम हैविंग 3 glasses and in one I am having hypotonic solution. Hypotonic solution. One I am having hypertonic solution and in one I am having isotonic solution. अब हाइपो हाइपर आइसो क्या फर्क है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सॉल्यूट कम होता है। क्या कम होता है? सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट मतलब पानी, सॉल्यूट मतलब नमक एंड ऑल। सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में होते हैं। हम ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है, यानी नमक वगैरह ज़्यादा होता है, और सॉल्वेंट मेरा कम होता है। आइसोटोनिक में बोथ आर इक्वल। सॉल्यूट इज इक्वल टू
सॉल्वेंट, तो इनकी डेफिनेशन क्या बनेंगे? क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम हायर concentration टू लो concentration through a semi permeable membrane is termed as osmosis. What is hypertonic solution? It is a type of solution in which solute is less than the amount of solvent present in it. What is hypertonic solution? It is a solution in which solute is more and solvent is less. Isotonic solution in which solute and solvent both are present in इक्वल क्वांटिटीज. अब मैंने तीनों में क्या करा? आर आई केप्ट अ सेल इन दिस. इसमें भी मैंने एक सेल रखा, इसमें भी मैंने एक सेल रखा. इसको आप बादाम समझ लो, किशमिश समझ लो, जो समझना समझ लो. अब क्या होता है, जब आपने रात को बादाम भिगोई या किशमिश भिगोई, क्या होता है? सुबह उठते हो तो वो फुली हुई मिलती है. पहले सिकड़ी हुई, फिर फुली हुई. ऐसा आपको सिर्फ एक में मिलेगा, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो यानी बाहर मेरी क्या है? हायर कंसंट्रेशन. और अंदर क्या है? लो कंसंट्रेशन. तो हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इट वुड मूव ऑन. नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? मान लो आपने वो रख दी, वो फूली हुई किशमिश कोई दूसरे पानी में डाल दिया जिसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा है, और उसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया. अब आपने सुबह उठ के क्या देखा कि जो आपकी किशमिश है वो सिकुड़ गई. क्यों सिकुड़ी है? क्योंकि अंदर तो हाई कंसंट्रेशन थी, लेकिन बाहर तो क्या ज़्यादा था? नमक ज़्यादा था. तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई इट वुड श्रिंक, इट वुड स्वेल. इसमें तो भाई नो चेंज, सेम सेम कंसंट्रेशन होता है. नेक्स्ट मेरा एक इसके अंदर टॉपिक आता है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन हमने ये दोनों टॉप डिफ्यूजन तो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है. डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई टू लो. तो इसमें भी जा रहा है, बट इसमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है. फिर हमारा आता है प्लाज्मोलाइसिस कॉन्सेप्ट है. क्या है? प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस कहता है जब भी हम एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं और जो श्रिंक होता है ना, इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जाना जाता है. फिर है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस. सबको पता है एंडोसाइटोसिस मतलब जब चीज़ें अंदर जा रही हैं, एक्सोसाइटोसिस जब चीज़ें बाहर आ रही हैं. एंडो, ई एन, एंटर, अंदर जा रही है. एक्सो, ई एक्स, एग्जिट, बाहर आ रही हैं. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस आपको ज़्यादा तब समझ आएगा जब हम ऑर्गेनेलीज पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेलीज के बिना आपको समझ नहीं आएगा. आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है न्यूक्लियस. क्या आता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस और न्यूक्लियस is a Latin term. ठीक है. The nucleus has a double layered covering which is known as nuclear membrane. अब मान लीजिए एक न्यूक्लियस को इमेजिन करिए, बीच में आपकी डीएनए एंड क्रोमोसोम्स वगैरह पड़ी हैं. इस साइड में ऐसा ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा आपको. ये ऐसे ऐसे बना होता है यहाँ पे कुछ ना. वे सब पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता. जितना मर्जी बड़ा बना दो, जैसी मर्जी शेप बना दो. चलो. सो न्यूक्लियस क्या है? इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ सेल. इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ सेल. इसको हम ब्रेन ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. किसमें? सेल के अंदर. तो इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है. अब द थिंग इज, ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है क्योंकि इसके पास एक क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कैरी करता है. अब न्यूक्लियस में ये सबसे सेंटर में जो आपको चीज़ दिख रही है, इसको मैं बोलूँगी न्यूक्लियोलस. क्या बोलूँगी? न्यूक्लियोलस. ये बाहर जो मैंने शैतान से बनाए हैं, इसको मैं बोलूँगी न्यूक्लियर एनवोलप. बीच ये दो चीज़ों के, न्यूक्लियर एनवोलप के बीच में जो स्पेस होती है, इसको मैं बोलती हूँ न्यूक्लियर
पूल। और जो यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस मिलेगा उसको मैं बोलूँगी न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलूँगी? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर का काम होता है अंदर बाहर आना चीज़ें न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियर एनवलप क्या करता है? न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन करता है। न्यूक्लियस में हमारा न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में हमारा डीएनए होता है, और डीएनए में डीएनए से पहले एक स्टेप रह गया क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियोलस, उसका सेंटर, न्यूक्लियस है सेल का सेंटर, न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस का सेंटर। फिर आते हैं मेरे क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में मिलता है मेरे को मेरा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या मिलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं। फिर है सेल वॉल। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव वॉल ओनली फाउंड इन प्लांट्स। अब ऐसा क्यों भाई? प्लांट सेल को डबल प्रोटेक्शन, एनिमल सेल को सिंगल प्रोटेक्शन। बिकॉज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट and animal is that animal they are in motion, they keep on moving, whereas plant they are stationary, they are at rest, they cannot move. That's why cells they have two protective walls. Cell wall, it is made up of cellulose। किसकी बनी होती है ये? Cellulose की। In addition to plasma membrane, have another rigid outer covering called cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. It is a complex substance and provides structural strength to the plant cell. अब मान लेते हैं मेरा ये एक प्लांट सेल है, ये होगी मेरी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी मेरी मिलेगी मेरे को क्या? सेल वॉल। समझे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक रिजिड आउटर हार्ड कवरिंग सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पे आ जाते हैं। ये अभी हम पढ़ के हटे हैं। प्रोकैरियोटिक में एक वर्ड आ रहा है प्रो, लेकिन ये बिल्कुल उल्टे हैं अपने शब्द नाम के। ये बिल्कुल भी प्रो नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होता इनमें, डीएनए से साइटोप्लाज्म में खुला पड़ा होता है, एक क्रोमोसोम होता है, ऑर्गेनरीज भी नहीं होती हैं। यूकैरियोटिक की बात करें तो ये भाई अच्छा खासा बचता हुआ शहर है दिल्ली की तरह। न्यूक्लियस मिलेगा आपको, फिर आपको यहाँ पे ऑर्गेनलीज मिलेंगी, यहाँ पर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं और लीनियर डीएनए होते हैं जो कि न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेरा साइटोप्लाज्म। अब हमने अभी तक सेल ऑर्गेनली क्या शुरू नहीं करी। दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल जो हर सेल में मिलते ही मिलते हैं। दे आर नॉट कंसीडर्ड द ऑर्गेनली, दे आर कंसीडर्ड द मेन थिंग्स फॉर द सेल। तो साइटोप्लाज्म भी उनमें से एक ही है। साइटोप्लाज्म में क्या है? फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनलीज। सबको पता है साइटोप्लाज्म क्या। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। Every cell has a membrane around it to keep its contents separate from the external environment. The different components of cell perform different functions and these components are called cell organelles. हमने पढ़ा specific components performing specific function is called cell organelle. आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? चैनल्स एंड नर्व्स का। इट इज़ द नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्ट इन द सेल। ईआर क्या है? लार्ज नेटवर्क ऑफ membrane bound tubes and sheets. It looks like long tubules or long or oblong bags. There are two types of ER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. अब मेरा ER दो प्रकार का होता है, स्मूथ, रफ। दो प्रकार का मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है। कौन कौन से प्रकार का? स्मूथ और रफ। अब स्मूथ के दो फंक्शन होते हैं। इट हेल्प्स इट दोनों। अब मैंने कहा था ना वी आर जस्ट गोना डू दैट लेटर ऑन। मैंने कहा था ये भी आपको, आई जस्ट टेल टोल्ड यू दैट हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस अभी कर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है?
इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स। इट इज़ प्रेजेंट इन द वर्टिब्रेट्स ऑफ द एनिमल्स फॉर दिस पर्पस, राइट। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट फॉर्म्स लिपिड्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स प्रोटीन्स बिकॉज इट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। एंड यहीं से आते हैं मेरे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जो कि मेरी क्या बनाते हैं, आगे चल के मेरी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन का फिर से जनरेट होना। Okay guys, so this is only for today. We'll continue all the rest organelles in next video of ours, which will soon be uploaded. Bye bye for now. Please like and subscribe.